गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है संजीव सर फिजिक्स। आज हम सब बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में। यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स सीबीएसई के सिलेबस से हट गया है ना। सीबीएसई ने इस पार्ट को डिलीट किया है। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स एंड कलर कोडिंग को सीबीएसई ने डिलीट किया है। ये दोनों अभी सिलेबस में है, इसको नहीं पढ़ना है, तो हम लोग इसको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, इससे पहले के वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम सब बात करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? जैसा कि हम सबको पता है, एनर्जी हमेशा वर्क डन के टर्म में होता है ना। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी वर्क डन होगा। किसके द्वारा वर्क डन होगा? वर्क डन बाय द सोर्स। सोर्स क्या हो सकता है? सेल हो सकता है, बैटरी हो सकता है, बैटरी एलिमिनेटर हो सकता है ना। वर्क डन बाय अ सोर्स टू मेंटेन इलेक्ट्रिक करंट इन एनी सर्किट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना। तो इसको सबसे पहले डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी is the work done by the source। सोर्स क्या क्या हो सकता है? सोर्स हो सकता है आपका सेल हो सकता है, बैटरी हो सकता है और बैटरी एलिमिनेटर हो सकता है ना। जो सोर्स प्रोवाइड करता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द वर्क डन बाय द सोर्स to maintain electric current in any circuit, किसी भी सर्किट में सोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है करंट को मेंटेन करने में, वो होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना। एनी सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है। यहां पर सेल क्या है? अ डिवाइस, सेल और बैटरी। ठीक है। डिवाइस विच मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, और विच प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है ना। कौन प्रोवाइड करता है? सेल और बैटरी, ताकि करंट फ्लो हो सके। ठीक है। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको पता है, जब भी एनर्जी होगा तो उसका यूनिट क्या होगा? जूल होगा। स्मॉल जे से डिनोट करेंगे, और स्मॉल जे से शुरू करेंगे और कैपिटल जे से डिनोट करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ साइंटिस्ट का नाम है, वो आपका यूनिट की तरह यूज हो रहा है, तो स्मॉल से होगा, है ना। यही अगर नाम लिखते तो कैपिटल से होता। क्वांटिटी स्केलर होता है, एनर्जी हमेशा स्केलर होता है, आपको पहले से पता है। क्वांटिटी स्केलर, डायमेंशन क्या होगा? एनर्जी का डायमेंशन आपको पहले से पता है। एनर्जी का डायमेंशन होता है mL2T-2। सो जहां भी आप एनर्जी लगा हुआ देखेंगे, ये तीन चीज आप लिख सकते हैं। ठीक है। पहला तो क्वांटिटी, एसआई यूनिट और डायमेंशन। ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा हम सब डेरिवेशन देखते हैं। इसका एक्सप्रेशन निकालना है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है। तब क्या करेंगे? इसके लिए कंसीडर करेंगे एक रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है R, है ना। दो टर्मिनल है, इस पर कोई करंट फ्लो कर रहा है I, और ये करंट आपका तब फ्लो करेगा जब इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मतलब यहाँ VA, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। सो V क्या होगा? यहाँ V जो होगा वो होगा VA माइनस VB। ठीक है।
ये बहुत बड़ा कोई सर्किट नहीं है, इस पे आपको वोल्टेज अप्लाई किया गया है, मतलब ये कुछ ऐसा रहा होगा, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, सिंपल में लिखा गया है, ये R हो गया और ये V हो गया, इसी को सिंपल में ऐसे लिखा गया है बढ़ा चढ़ाकर, ठीक है। इस पॉइंट पर पोटेंशियल VA, इस पॉइंट पर पोटेंशियल VB, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा VA माइनस VB, और ये जो करंट फ्लो कर रहा है t सेकंड के लिए फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, ये जो करंट फ्लो करेगा वो t सेकंड के लिए फ्लो करेगा, तब हम सब इसमें चार्ज कितना होगा वो निकाल सकते हैं। चार्ज कितना होगा इस पर उसको निकालना है, आप सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। चार्ज निकालने के लिए क्या क्या मालूम होना चाहिए, करंट मालूम होना चाहिए और टाइम मालूम होना चाहिए, है ना। सो आपको दोनों दिया गया है, करंट I दिया गया है, टाइम t दिया गया है, ठीक है। सो चार्ज फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर R, चार्ज Q flowing through resistor of resistance R is कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू I टाइम्स T। ऐसा क्यों, क्योंकि हम सबको पता है I इज इक्वल्स टू होता है Q बाय T, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब इसमें करना क्या है, हम सबको पता है यहाँ कुछ वर्क डन भी होगा, यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, है ना। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम सबको पहले से पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम सब देख चुके हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, उससे आप वीडियो मिल जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वीडियो अलग से बना हुआ है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो यहां से हम सबको मिल जाएगा वर्क डन, वो मिलेगा VQ, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन 2। वर्क डन इसलिए क्योंकि हम सबको वर्क डन ही निकालना है, वर्क डन निकालेंगे वही तो एनर्जी होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी होगा, है ना। सो वर्क डन ये क्या हो गया, वर्क डन बाय द सोर्स, ठीक है, टू सेंड करंट फ्रॉम A टू B, है ना। क्या हो जाएगा, यहां निकल गया VQ। अब यहां से Q का वैल्यू हम सब रख सकते हैं, Q का वैल्यू क्या है IT, और यही वर्क डन स्टोर होता है एनर्जी के फॉर्म में, है ना। यही वर्क डन होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। हम सब डेफिनेशन देख चुके हैं, वर्क डन बाय द सोर्स टू मेंटेन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सो यहां लिखेंगे दिस वर्क डन is nothing but electric energy। ये वर्क डन और कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो E से डिनोट करेंगे और एक्सप्रेशन को कॉपी कर लेंगे VIT, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हम सबको मिल गया, VIT वोल्टेज टाइम करेंट टाइम्स टाइम फॉर विच करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस। दूसरे फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, अनदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, अनदर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी के दूसरे फॉर्म्स कौन कौन से हैं वो भी निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे, हम सबको पता है V इज इक्वल्स टू होता है IR, कौन से लॉ से, ओम्स लॉ से, है ना। सो यहां पर इस इक्वेशन में V को रिप्लेस करेंगे तो E क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, V के जगह में लिखेंगे IR, और ये ऑलरेडी I था और ये T था, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर RT। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी का दूसरा एक्सप्रेशन हो गया I स्क्वायर RT। ये आपका हीट एनर्जी का भी एक्सप्रेशन है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में आपको एक्सप्रेशन इतना ही मिलता है, I स्क्वायर RT, है ना। यानी किसी भी सर्किट में जिसका रेजिस्टेंस R हो, वहां पर करंट I फ्लो कर रहा हो, T सेकेंड तक फ्लो कर रहा हो, तो इतना हीट एनर्जी रिलीज होता है, ये हम सबको पता है। और भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, यहां से हम सब I को रिप्लेस कर दे, तो I को रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, I इज इक्वल्स टू V बाय R होता है, ठीक है। यही ओम्स लॉ से भी होता है, इसी से लिख दिए I इज इक्वल्स टू V बाय R। सो E क्या हो जाएगा,
E इज इक्वल्स टू V, I के जगह में लिखेंगे V बाय R, और T तो है ऑलरेडी, सो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाय R इंटू T। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी के 3 एक्सप्रेशन हो गए, है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी के 3 एक्सप्रेशन हो गए। कौन कौन से एक्सप्रेशन हो गए? एक तो अपना हो गया वोल्टेज, करंट, टाइम। दूसरा क्या हो गया? I स्क्वायर आर टी, और तीसरा क्या हो गया? V स्क्वायर आर टी। ठीक है, सो ये 3 एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक एनर्जी का। सभी एक्सप्रेशन का अलग अलग यूज है, अलग अलग जगह पर देंगे, सब एक ही इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे। वो हीट एनर्जी भी दे सकता है ये रिलेशन, ठीक है। सो आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको बताया गया। अब हम सब देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। सो इलेक्ट्रिक पावर क्या है? जिस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च होता है, कंजम्पशन होता है, उसको पावर बोलते हैं, है ना। या फिर रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी और रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर देखना है। सो इलेक्ट्रिक पावर को P से डिनोट किया जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को E से डिनोट किया जाता है ना। सो इलेक्ट्रिक पावर क्या बताया गया? रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क। ये तो पहला हो गया, इलेक्ट्रिक वर्क करने का रेट, ठीक है, या वर्क करने का रेट। इसके जगह में हम क्या लिख सकते थे? एनर्जी बाय टाइम, है ना, क्योंकि वर्क एनर्जी ही है। और लिख सकते हैं रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जिस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है उसको इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। सो इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पावर P क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक एनर्जी, और रेट जब भी बोला जाए तो रेट का मतलब होता है यहां टाइम। सो पावर हो जाएगा एनर्जी बाय टाइम, ठीक है। और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगा? ये रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर, यही हो जाएगा आपको, है ना। E इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। SI यूनिट देखते हैं हम सब, इलेक्ट्रिक पावर का SI यूनिट। SI यूनिट क्या है? SI यूनिट होता है वॉट, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल, ठीक है। अनदर यूनिट क्या है? अनदर यूनिट आपका होगा किलोवाट, ठीक है। किलोवाट मतलब 10 टू द पावर 3 वाट। मेगावाट 10 टू द पावर 6 वाट, ठीक है। गीगावाट 10 टू द पावर 9 वाट, ठीक है। एक और यूनिट है हॉर्स पावर, जो मैकेनिक्स में यूज होता है। 1 HP होता है 746 वाट। 1 हॉर्स पावर जो मैकेनिक्स में ज्यादा यूज होता है वो होता है 746 वाट। सो ये कुछ यूनिट थे इलेक्ट्रिक पावर के। इसका क्वांटिटी, ये भी क्वांटिटी आपका स्केलर है, ये क्वांटिटी भी स्केलर है, क्वांटिटी स्केलर है, ठीक है। डायमेंशन क्या लिखेंगे? डायमेंशन एनर्जी बाय टाइम, है ना। एनर्जी का आपको पता है
टाइम का t। सो डायमेंशन हो जाएगा mL-t-3। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक पावर। अब रिलेशन हम सब देख चुके हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर में। क्या रिलेशन है? E इज टू पावर इंटू टाइम। सो 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड। ये भी रिलेशन हो गया यूनिट में। ठीक है, मतलब 1 जूल को आप लिख सकते हैं 1 वाट इंटू 1 सेकेंड। इसी से शुरू होता है आपका इसी से शुरू होगा आपका कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, यहां पर एक्सप्रेशन हम सब लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर का। जितना इलेक्ट्रिक एनर्जी का है उतना इलेक्ट्रिक पावर का भी होगा। क्या करना है इसमें? आपको सिर्फ टाइम हटा देना है, टाइम हटाकर लिख देना है। पावर एनर्जी अपॉन टाइम। तो एक एक्सप्रेशन अपना इलेक्ट्रिक एनर्जी का था VIT/T, तो ये हो गया VI। दूसरा क्या होगा? दूसरा पावर फिर से I²RT था। ठीक है, ये वाला I²RT, तो ये हो गया I²R। और तीसरा है V²/R इंटू T। सो ये V²/R। सो इलेक्ट्रिक पावर का भी 3 रिलेशन होगा, है ना। इलेक्ट्रिक पावर इसका एक्सप्रेशन P क्या होगा? VI I²R V²/R। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी याद है तो इलेक्ट्रिक पावर भी याद रहेगा, बस टाइम हटा देना है। टाइम जो भी गिवन रहेगा उसको हटा देना है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब हम सब देखेंगे रिलेशन देख चुके हैं, सॉरी। अब हम सब देखेंगे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। पावर समझना बहुत जरूरी था क्योंकि पावर के टर्म में होता है रिलेशन। हम सब देख चुके हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर के बीच में। कॉमर्शियल यूनिट देखना है जो किलोवाट आवर होता है, जिसको 1 यूनिट भी कहा जाता है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट क्या होगा? सो हम सबको पता है किलोवाट आवर इज द कॉमर्शियल यूनिट। ठीक है, सो 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है, 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट भी कहा जाता है, या फिर 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। और ये होता है आपका 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये कैसे आया? तो इससे आप चेक कर सकते हैं। ये हो गया 1 किलो मीन्स 10⁻³ और वॉट को रहने दीजिए, आर को सेकंड में बदल दीजिए, तो 1 आवर में होता है 3600 सेकंड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻³ and 2 5, ये हो गया आपका 36 इंटू 10⁵ वॉट सेकेंड। वॉट सेकेंड क्या होता है? वॉट होता है जूल बाय सेकेंड, तो जूल क्या हो जाएगा? वॉट सेकेंड। तो वॉट सेकेंड के जगह में लिखेंगे हम सब जूल, है ना। इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ वॉट सेकेंड हो जाएगा जूल। सो 1 यूनिट जो बिजली का बिल आता है वो इसी फॉर्मेट में आता है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, जितना यूनिट आप यूज करते हैं तो वो एनर्जी है। ठीक है ना, 1 यूनिट होगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। सो यहाँ आपको बताया गया इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। अब हम सब देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, एकदम अच्छे से देख लेंगे। आप इसको कंपटीशन के दृष्टिकोण से पढ़ सकते हैं। सीबीएसई ने इसको डिलीट किया हुआ है, सीबीएसई अभी सिलेबस पे नहीं रखा है इसको, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि टॉपिक बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो आप, क्योंकि क्वेश्चन तो इससे आने से रहे, क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे सीबीएसई में, इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जो सिलेबस डिलीट हो चुका है उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं
कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कितने तरह के होते हैं? जनरली 3 होते हैं, पर पढ़ना 2 रहता है ना। तीसरा जो है वो न्यूमेरिकल में काम आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर को कॉम्बिनेशन करेंगे तो रेजिस्टेंस भी कंबाइन हो जाएगा, है ना। कितने तरह के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, कौन कौन से? पहला तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, और तीसरा जो पढ़ना नहीं होता है जनरली, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ये न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड में क्या होता है? सीरीज पैरेलल को मिला हुआ होता है। ठीक है, आपको 3 रजिस्टर्स गिवन रहेंगे और उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है, तो आपको मिक्स करके कॉम्बिनेशन करना होता है उस केस में। तो एक एक करके हम लोग इसको देख लेते हैं, सीरीज, पैरेलल और मिक्स कॉम्बिनेशन क्या है। सिर्फ 2 देखेंगे, सीरीज और पैरेलल का डेरिवेशन करेंगे। मिक्स का तो कोई होगा नहीं, वो तो दोनों के मिलाने से बनेगा, तो इसका कुछ डेरिवेशन आपका नहीं है, सिर्फ दोनों का आता है डेरिवेशन, है ना, सीरीज का और पैरेलल का। सीरीज में क्या होता है? ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। सो पहला शुरू करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको समझ लेना है, सिर्फ एग्जाम में तो नहीं पूछने वाले हैं। 3 रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 है। इन तीनों को एंड टू एंड कनेक्ट करेंगे, एंड टू एंड, है ना, एक के बाद एक, R1, R2, R3। ठीक है, तो हम सबको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा जिसका नाम है R इक्विवेलेंट। ये R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। 3 के लिए, 2 के लिए 2 होता। ठीक है, फर्दर इसमें क्या होता है कि जो हमारा R इक्विवेलेंट होता है वो ग्रेटर होता है ग्रेटेस्ट रजिस्टर से, ग्रेटेस्ट रजिस्टर से, सबसे बड़ा से भी बड़ा होता है। ठीक है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, तो हमारा जो आंसर होगा R इक्विवेलेंट वो क्या हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा। 6 3 से बड़ा होगा। ठीक है, यही बताना था। इसको हम सब प्रूव भी कर सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए। प्रूव करना बहुत आसान है। सर्किट आपको ड्रॉ करना है, बहुत सिंपल सा सर्किट है, 10th में आप इसको कर चुके हैं। R1, R2, R3, ये तीनों एक पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट हैं जो है V। अब इस बात को आप समझिए कि जो भी पोटेंशियल यहाँ अप्लाई करते हैं वो रजिस्टर के अकॉर्डिंग ड्रॉप करता है। V1 यहाँ ड्रॉप किया, मान लीजिए V2 यहाँ, V3 यहाँ। ठीक है, और सीरीज में क्या होता है? करंट कांस्टेंट होता है। करंट इज कांस्टेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। करंट इज कांस्टेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, करंट कांस्टेंट होता है। करंट इसलिए कांस्टेंट होता है, ये करंट का डायरेक्शन है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट इसलिए कांस्टेंट होता है क्योंकि यहाँ कोई जंक्शन नहीं है। एक करंट जो फ्लो करेगा R1 के साथ, R2 के साथ, R3 के साथ। ठीक है, सो V1 कितना होगा, V2 कितना होगा, V3 कितना होगा। सो V होता है IR, हम सबको पता है V होता है IR। सो ये हो जाएगा I और R के जगह में R1, ये हो जाएगा I, R के जगह में R2 और ये R3। ठीक है, और जो भी हम सब ड्रॉप यहाँ पोटेंशियल अप्लाई करेंगे वो V1, V2, V3 के फॉर्म में ड्रॉप कर जाएगा। तो V होना चाहिए हमारा, V होना चाहिए V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ वैल्यू रख देना है V1, V2, V3 का। V1 हो जाएगा आपका I R1, I R2, I R3 और V के जगह में लिखेंगे हम लोग I R
इक्विवेलेंट, जो इन तीनों के इक्विवेलेंट के रूप में काम करेगा, है ना। इन तीनों के इक्विवेलेंट के रूप में काम करेगा, मतलब इन तीनों रजिस्टर के बदले अकेले वो काम करेगा। ये पोटेंशियल V और ये R इक्विवेलेंट। तो यहां से I कॉमन करके आप कैंसिल कर सकते हैं। सो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट क्या मिल जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में। ऐसे ही हम सब पैरेलल भी इसको प्रूव कर सकते हैं, पैरेलल में भी प्रूव कर सकते हैं। पैरेलल में कैसे प्रूव करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी ऐसे ही प्रूव किया जा सकता है, बहुत ही सिंपल है। यहां कर देंगे पैरेलल, है ना। पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, करंट डिवाइड हो जाता है। दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में क्या होता है, इन तीनों को कनेक्ट किया जाता है, सबका लेफ्ट के साथ और राइट के साथ, ठीक है। ऐसे इसको आप कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में ऐसे कनेक्ट होता है, ठीक है। तो पैरेलल में जैसे आप इसको कनेक्ट करेंगे, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 1/R इक्विवेलेंट के फॉर्म में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर 3 हो तो, 2 हो तो 2 तक मिलेगा, और सिर्फ दो रजिस्टर हो तो R इक्विवेलेंट होता है LCM लेने के बाद R1 R2/R1 प्लस R2। ठीक है, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, इसमें आपको LCM लेना नहीं पड़ेगा, सीधे वैल्यू रखें और सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट किसके लिए, फॉर ऑल रजिस्टर, सारे रजिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है। क्यों होता है इसको हम सब देख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी बना सकते थे, ठीक है। उस रिलेशन को हम सब प्रूव करते हैं जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मिला हुआ है। तीनों को आपने पैरेलल में जोड़ दिया, सारे का लेफ्ट, सारे का राइट से। तो इसमें होता क्या है, जैसे आप यहां पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, इनका लेफ्ट जो है पॉजिटिव के साथ और इनका राइट जो है वो नेगेटिव के साथ, जो भी पोटेंशियल आप अप्लाई करेंगे वो सबको मिलेगा। ये है R1 R2 R3, सबको भी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहां सारे टर्मिनल एक साथ जुड़े हुए हैं, सारे का लेफ्ट वाला पॉजिटिव के साथ, राइट वाला नेगेटिव के साथ, जितना भी अप्लाई करेंगे। लेकिन यहां करंट डिवाइड हो जाता है, जैसे I चलेगा तो यहां तक तो I ही रहेगा, लेकिन यहां बदल जाएगा और यहां, क्योंकि यहां पर जंक्शन है, जंक्शन के अकॉर्डिंग करंट बदल जाता है। तो ये आप कंसिडर कर ले I1, ये I2 और ये I3। तो हमारा I क्या होना चाहिए, I होना चाहिए I1 प्लस I2 प्लस I3, बस इसी के अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है। तो I1 क्या हो जाएगा हमारा, I1 हम निकालना चाहे तो हो जाएगा V/R1, क्योंकि V तो सभी जगह V होगा। I2 क्या हो जाएगा, V/R2। I3 क्या हो जाएगा, V/R3, ठीक है। और I हमारा एज ए होल एक सर्किट बनाते, एज ए होल मतलब इसके इक्विवेलेंट के लिए एक सर्किट काम करता, वो होता R इक्विवेलेंट। करंट I है, पोटेंशियल V है, तो I हो जाता V/R, ठीक है। तो R की जगह में R इक्विवेलेंट यहां लेते। अब इस रिलेशन में आप सारे रख सकते हैं, इस रिलेशन में क्या, I = I1 प्लस I2 प्लस I3। I के जगह में क्या लिखेंगे, V/R इक्विवेलेंट, I1 के जगह में V/R
R1, V बाय R2, V बाय R3। सारा V कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय R इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम सबको मिलता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो मिलता है R इक्विवेलेंट पैरेलल में, वो छोटा होता है स्मॉलेस्ट रजिस्टर से, स्मॉलेस्ट रजिस्टर। मतलब अगर 3 रेजिस्टेंस हम सब कंसिडर करते हैं, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम का, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 1 ओम से भी छोटा होगा। तो इसी से आप पकड़ सकते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब दोनों में हम सब देखते हैं कुछ कॉमन पॉइंट जो बहुत ही यूजफुल है। अगर सारा रेजिस्टेंस एक जैसा हो तब सीरीज और पैरेलल में क्या होगा। दोनों को मिलाकर आप देख सकते हैं, सीरीज और पैरेलल को मिलाकर एक साइड लिखेंगे सीरीज, एक साइड पैरेलल लिखेंगे। सीरीज में क्या होता है, करंट कांस्टेंट होता है। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है। पैरेलल, ठीक है। सीरीज में पहले रिलेशन लिखें, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर सारा रेजिस्टेंस R है तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा R प्लस R जितना चलेगा, मतलब NR हो जाएगा। ठीक है, पैरेलल में यही क्या होता है, 1 बाय R इक्विवेलेंट, 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3। और सारा अगर एक तरह हो जाए तब क्या लिखेंगे, हम सब इसको लिखते हैं 1 बाय R प्लस 1 बाय R प्लस 1 बाय R, ऐसे लिखते। सो ये आपका हो जाता N बाय R। ठीक है, N बाय R होता। और अगर आप R इक्विवेलेंट निकालते तो R बाय N। N है नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड, है ना, यहां भी है N नंबर ऑफ रजिस्टर, नंबर ऑफ रजिस्टर और रेजिस्टेंस। ठीक है, N नंबर ऑफ रजिस्टर दोनों केस में, सीरीज पैरेलल दोनों केस में। यहां क्या कांस्टेंट होता है, I कांस्टेंट। सिलेबस में नहीं है फिर भी इसको बताया जा रहा है, V कांस्टेंट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट रजिस्टर। और यहां क्या होता है, R इक्विवेलेंट इज स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट रजिस्टर। ठीक है, सो ये सीरीज पैरेलल में कुछ मेन पॉइंट था, इसको आप देख सकते हैं। और भी आप इस पर दिमाग लगा सकते हैं और भी कुछ नया कर सकते हैं, तो आप इसको करिए जरूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और इससे पहले के वीडियोस को आप देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ बहुत सारा वीडियो है। आप उन वीडियोस को भी अपने दोस्तों के बीच में, अपने छोटे छोटे भाइयों बहनों के बीच में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।